हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। तो सीजीएल का पेपर आने वाला है, तो केमिस्ट्री की मैं एक कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ लेके आने वाला हूं जो 2 पार्ट में होगी। ये पार्ट 1 है और वो पार्ट 2 रहेगा। ये सीरीज़ देखने के बाद आपका पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस सीरीज़ को देखो। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 से 4 घंटे की होगी या उससे कम में भी ख़त्म हो सकता है। आप इसको देखोगे आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम में सारी चीज़ें कवर कर ली जाए, ठीक है। और ये जो मतलब जहाँ से कंटेंट मैंने उठाया है वो हमारी साइंस की पीडीएफ है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखो, बहुत मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल समझ आएगा। जिसको कभी केमिस्ट्री नहीं समझ आई है उसको भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। देखिए, केमिस्ट्री में सबसे पहला जो होता है ना वो है मैटर, ठीक है। मैटर क्या है? मैटर जैसे मान लो कि कोई सी भी चीज़ जिसका अपना एक मास होता है, द्रव्य होता है, और वो अगर स्पेस घेरती है तो उसको हम मैटर कहते हैं। मतलब जैसे कुछ भी हो गया, जैसे आपने एक आइस क्यूब ले ली तो इसका एक अपना मास होगा। तो अगर इसका कोई मास है, जैसे मान लो ये 1 ग्राम की है, ठीक है, और ये कुछ जगह घेर रही है, तो हम इसको क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। ये एक डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी केमिस्ट्री, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक्चुअल में 5 प्रकार के हैं, लेकिन जनरल जब हम पढ़ते हैं तो हम 3 तरीके के मैटर पढ़ते हैं। मतलब स्टेट्स जिसको हम कहते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है कि अगर मैं इसकी जनरल डेफिनेशन देखूं तो ऐसी कोई सी भी वस्तु जिसका शेप फिक्स हो, जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, जो ना फ्लो करती हो, जो इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब दबाने पे दबे नहीं उतना, जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड हो, उन ऐसी सभी प्रॉपर्टीज़ जिसके पास होती है जनरली उसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इसका जो शेप है वो क्यूबिकल टाइप का बना हुआ है, तो फिक्स शेप है। इसका एक वॉल्यूम अगर आप मेज़र करोगे तो वो भी आपको मिलेगा कि इसी तरीके का इसका वॉल्यूम है, क्यूब शेप में है। ये फ़्लो नहीं करती है। जैसे एक आइस है, उसको आप कहीं पर ज़मीन पे रख दोगे तो वो आइस अपने आप यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये इनकम्प्रेसिबल होती है। जब आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो ये ब्रेक हो सकती है, लेकिन इनकम्प्रेसिबल होती है, काफ़ी हद तक ये कंप्रेस नहीं होगी। इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा होता है या इसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जिससे ये बना है, ये किससे बना है? आइस है तो ये H2O से बना है। तो इसका जो ये पार्ट है, ये जो कंपाउंड है, ये बहुत ज़्यादा आपस में क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। फिर सेम जब हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर पानी को किसी भी जार में, किसी बर्तन, किसी में भी डालो तो वो उसका शेप ले लेता है, इसलिए इसका शेप जो होता है फिक्स नहीं होता, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। लाइक 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर फिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद लेस कंप्रेसिबल होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें मैंने पानी रखा, ये पानी है, और अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये थोड़ा सा दबकर कम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब थोड़ी सी कंप्रेसिबल ये होती है। और सॉलिड के कंपेयर में इसकी डेंसिटी कम होती है और ये आसानी से फ़्लो कर सकती है, क्योंकि हमने देखा है जैसे पानी होता है तो उसको मान लो कि एक ऊपर जगह से नीचे जब आप छोड़ोगे तो वो फ़्लो करते हुए आराम से आ जाएगी, ठीक है। या फिर मान लो कि किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, यहाँ पर अगर आप एक छेद कर दो तो प्रेशर की वजह से वो निकल कर आ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ईज़िली फ़्लो कर सकती है, सॉलिड की तरह नहीं है। सॉलिड आसानी से फ़्लो नहीं करती है, या फ़्लो नहीं करती है भी आप कह सकते हो। फिर आता है गैसियस स्टेट। गैसियस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। जैसे हमारा एयर है, हवा, हवा की आप कोई शेप नहीं बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ना ही उसका कोई फ़िक्स वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये एयर जो है इतनी ज़्यादा है। मान लो मैं अगर आपसे कहूँ कि 1 किलो एयर, तो 1 किलो एयर बहुत ज़्यादा होगी। जब आप इसको समेटने लगोगे आप देखोगे बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, तब भी 1 किलो नहीं बन रहा है। इसलिए कहा जाता है कि इसका ना तो कोई शेप है ना वॉल्यूम है। ईज़िली कंप्रेसिबल होती है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा जो एलपीजी का सिलेंडर गैस होता है उसमें कितनी सारी एलपीजी होती है। बहुत सारी गैस को दबाकर उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करके फिर
रखा जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं ईजिली कंप्रेसिबल है। उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होगी, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है गैस के बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो अगर दूर दूर होंगे तो इसका घनत्व कम होगा, लेस डेंस हो जाएगा अपने आप, और ये ईजिली फ्लो करता है। ईजिली फ्लो करता है, जैसे आपने देखा होगा रूम में अगर हम यहाँ पर एक अगरबत्ती जलाते हैं तो इसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, क्यों? क्योंकि ये ईजिली फ्लो कर सकती है, ठीक है। इसी को ही हम डिफ्यूज़न कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कंपैरिजन। तो हमने देखा कि जैसे अगर हम स्पेस की बात करें, सॉलिड में जो स्पेस होता है, मतलब बिटवीन पार्टिकल, कहने का मतलब एक सॉलिड है, वो जिस एलिमेंट से, एटम से, जिससे भी बना है, लाइक ये, इसके बीच में गैप जो होता है वो कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है और गैस में काफ़ी ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? सबसे कम होगा, तभी तो ये पार्टिकल दूर हैं। अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता तो ये आपस में एक दूसरे को खींच के रखते, पास पास होते, लेकिन ये दूर दूर होते हैं। इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। फिर इससे ज़्यादा लिक्विड में होता है, फिर इससे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में होता है। क्लियर है? ठीक। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें, इसमें देखो कम है, इसमें कम है, तो इसके पार्टिकल जो हैं आपस में जो मूवमेंट है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए गैस में जो मूवमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड में स्पेस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो आसानी से एक दूसरे मूव नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। तो गैस के कंपेयर में लिक्विड जो होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो कम होता है, सॉलिड का सबसे कम होता है, तो इसलिए सॉलिड सबसे पीछे रहेगा, फिर लिक्विड रहेगा, फिर गैस रहेगा। तो ये एक नॉर्मल कंपैरिजन है। फिर इसके बाद आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने बता दिया, डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे मान लो कि एक ये वाटर है, पानी है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा, कोई लिक्विड या कोई पार्टिकल कुछ डाल दिया, ठीक है। सपोज़ इसके अंदर हमने डाल दिया क्या? कॉपर सल्फेट डाल दिया। तो इस पानी में जब हम कॉपर सल्फेट डालते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर बाद पूरे पानी का रंग क्या हो गया होता है? ब्लू हो गया होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चलता ये है कि कॉपर सल्फेट के जो भी पार्टिकल्स थे वो पूरे पानी में क्या हो जा रहे हैं? मिक्स हो जा रहे हैं। जब वो पूरे पानी में मिक्स हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये अपने आप क्या कर रहा है? पूरे पानी में मिक्स हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनका क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, और मोशन की वजह से ये आपस में दूर दूर जाकर हर एक जगह पे चले जा रहे हैं और पूरी जगह को घेर ले रहे हैं। तो इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब बिना प्रेशर, बिना फोर्स, बिना एक्सटर्नल एफर्ट के क्या होता है कि जैसे एक लो और हाई ग्रेडियंट के बेस पे अपने आप कोई चीज़ फैल जाए। लाइक जैसे सिंपल है, आपने एक रूम में, अभी मैंने बताया, अगरबत्ती जलाई, उसकी स्मेल आप देखते हो पूरे इन्वायरमेंट में धीरे 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 फैल जाती है। तो बस इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये क्यों फैल जाती है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करके क्या करते हैं? दूर दूर चले जाते हैं जहाँ जहाँ खाली होता है। तो इस तरीके से ये पूरे स्प्रेड हो जाते हैं। इसी को डिफ्यूज़न कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का एक छोटा सा है। सबसे पहली बात, एक तो आप ध्यान रखोगे कि जो टेम्परेचर है उसका एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन है। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, आ भी सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन होता है, ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, तो आप कहोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं पूछूं कि केल्विन में कितना है तो आप कहोगे क्या? 373 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है 28 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? 273 को प्लस कर दोगे। ये एक जनरल फार्मूला है, इससे आप याद रख सकते हो। इसको आप काट दो। ऐसा हो सकता है कि आपके पास सेल्सियस में कुछ रहे और आपसे कहे कि भाई आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, तो आप इस फार्मूले में सेल्सियस डालोगे और आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये एक इक्वेशन है। क्लियर है? आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक। अब इसके अंदर क्या है कि 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ क्या होती हैं। जैसे मान लो ये है वाटर, ये है आइस, ठीक है, और ये है वाटर, और ये क्या है? गैस, मतलब स्टीम है, ठीक है, पानी की। तो क्या होता है जब आइस होती है, तो आइस होती है तब ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, बर्फ़ जमी हुई है। तो जब हम आइस को हीट करते हैं, मान लो मैंने क्या करा, इसको हीट किया। जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे आपको पता है कि जो बर्फ़ होती है वो पानी में चेंज हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग, मतलब किसी चीज़ का गलना। जब वो सॉलिड से लिक्विड स्टेज में चली जाती है तो इसी प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ? ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, जो क्या है? वाटर है। क्लियर है?
फिर जब हम इसको और गर्म करते हैं, मतलब इस टाइम पर क्या था, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ पे था, फिर क्या हो गया कि ये पानी में आ गया। अब जब हम इसको और गर्म करेंगे तो यहाँ पर बॉइलिंग और इवोपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम इसको बॉईल करेंगे तो बॉईल करने पे क्या होगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तब ये पानी जो है ये चेंज हो जाएगा किस में, आइस में चेंज हो जाएगा, सॉरी स्टीम में चेंज हो जाएगा। तो स्टीम में चेंज हो जाएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे और ये भाप बन के क्या होगा, उड़ेगा। क्लियर है। तो हमें दो चीज़ पता चली, एक मेल्टिंग, जब बर्फ़ गलती है और पानी बनता है वो हो गया मेल्टिंग। जब पानी स्टीम में चेंज होता है गर्म करने पर, ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग, ठीक, या इवेपोरेशन भी कह सकते हो। लेकिन बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है, बॉइलिंग जो होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा पानी के। बट आपने देखा होगा कि जब आप बर्तन, मतलब कोई ओपन बर्तन है, ये ओपन एक बर्तन आपने रखा है, इसमें पानी डाल दिया, कुछ दिनों बाद ये उड़ जाता है। तो क्यों उड़ता है, हम तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म नहीं कर रहे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर होती है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें रहती है, और वो धीरे धीरे क्या होता है हमारे एयर में मिल जाती है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसी को हम कह देते हैं इवेपोरेशन, जिसमें क्या होता है वो जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में चेंज होकर निकल जा रहा है। अब सेम जब आप गैस को यानी स्टीम को ठंडा करोगे तो वो पानी में जम जाएगा। आपने देखा होगा जब भाप बनाते हैं, पानी को गर्म करते हैं और स्टीम बनाते हैं, जैसे ये भाप बनाया, ठीक है, यहाँ पर पानी है, पानी को गर्म किया, ये स्टीम निकल रही है। अगर आप यहाँ पर कोई बर्तन रख दोगे तो यहाँ पर आप देखोगे छोटे ठंडा स्टीम यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है और ठंडी होने के बाद क्या हो जाती है, वाटर में फिर से चेंज हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन, मतलब स्टीम का पानी में दोबारा से चेंज हो जाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। फिर जब वाटर को आप बर्फ़ में चेंज करते हो, फ्रीज में डालते हो, तो आप क्या कर रहे हो, मॉलिक्यूल को फ्रीज़ कर रहे हो, और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फ्रीजिंग कह देते हैं। क्लियर है, ठीक। अब इसमें भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट से जब उनको गर्म किया जाता है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, सब्लिमेशन कह देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कैम्फर हो गया, कैम्फर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सब्लिमेशन का। आगे मैं कई सारे एग्जांपल आपको बता दूंगा। सेम एज डिपोजिशन में होता है, जब क्या होता है कि स्टीम आइस में चली जाती है, बट आपको याद रखना है क्या, सब्लिमेशन याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक टर्म है जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। इस लेटेंट का मतलब होता है जो हिडन होती है। मतलब क्या होता है कि अभी हमने क्या देखा कि सॉलिड है, सॉलिड को गर्म किया तो वो लिक्विड में चेंज हो गई, लिक्विड को गर्म किया वो गैस में चेंज हो गई। क्लियर है। तो ये सपोज़ मान लो 0 डिग्री सेल्सियस था, ये 1 से 100 डिग्री सेल्सियस था, और ये अबव 100 डिग्री पे चला गया, ठीक है ना, या 99 आप कह सकते हो, कुछ भी। तो लेटेंट हीट क्या होता है कि ये जो सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होगा, मतलब ये एक फ़ेज़ होता है। कहने का मतलब जैसे मान लो कि जब आप बर्फ़ है, किसी बर्फ़ को आप गर्म कर रहे हो, ये एक बर्तन है, ठीक है, और यहाँ पर एक बर्फ़ है, आप इस बर्फ़ को गर्म कर रहे हो, तो जब तक ये बर्फ़ पूरी पानी में चेंज ना हो जाए तब तक इसका जो टेम्परेचर है ना वो नहीं बढ़ता है। कहने का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के बीच में एक फेज़ होता है जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो रुका रहता है। जैसे सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होगा, जब तक ये पूरी बर्फ़ गल के लिक्विड में चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे हीट देते रहनी पड़ती है, और तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है। तो इस प्रोसेस को, मतलब जब हम हीट देते हैं और वहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, वहाँ पर क्या होता है कि स्टेट में चेंज होना होता है, तो ऐसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, मतलब गुप्त हीट। जब आप लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने जाओगे, आपको इस फेज़ को चेंज करने के लिए कुछ देर तक टेम्परेचर हीट देना पड़ेगा, जब आपका जो क्या कहते हैं टेम्परेचर है वो बढ़े नहीं, ठीक। फिर उसके बाद सेम जब लिक्विड है, लिक्विड से गैस में जाना है, तो मान लो कि ये लिक्विड हो गया, लिक्विड
यहाँ पर है बॉइलिंग पे, आप बॉईल कर रहे हो उसको, बॉईल करते करते 100 डिग्री टेम्परेचर पे रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 100 से 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा और 100 डिग्री सेल्सियस रहते रहते धीरे धीरे क्या होगा, स्टीम में चेंज होगा। आप टेम्परेचर यहाँ पर देखोगे ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो यहाँ पर स्टेट चेंज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है। तो उसी को ही हम वहाँ पर भी क्या कहते हैं, वो है लेटेंट हीट, मतलब एक ऐसी हीट जिसमें हमें फेज़ को चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट है, इसलिए इसकी डेफिनेशन है जब हमें स्टेट को चेंज करना होता है किसी सब्सटेंस के और जहाँ पर टेम्परेचर में चेंज ना आए, ऐसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। ठीक है, एक होता है इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, एक होता है इसमें जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, जब आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तब जब स्टेट चेंज होती है तो उस टाइम पर जो हम हीट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जब आप लिक्विड से गैस में जाते हैं उस टाइम पर जब आप स्टेट चेंज करते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और सिर्फ पानी जो होता है वो भाप में या स्टीम में चेंज होता है, उस टाइम पर जो हम हीट देते हैं उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि हम लिक्विड को वेपर में चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हीट दे रहे हो तो वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये दो आपको याद रखना है। अब इस लेटेंट हीट मतलब इस लेटेंट हीट के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ठीक, तो उसमें जैसे इवेपोरेशन का एक एग्जांपल है, जैसे आप पोर्ट होता है, कोई मटका हो गया, ठीक है, या फिर जैसे मान लो कि आपने क्या करा, एक पानी है, पानी में बर्फ़ रख दी। ठीक है, तो आप देखोगे जब मैंने मतलब एक गर्म पानी है, इस गर्म पानी का टेम्परेचर मान लो कुछ भी है, इसमें आपने बर्फ़ रख दी, तो ये जो होगा ना एक टाइम पर जाकर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब आप देखोगे कि टोटल जो टेम्परेचर है वो रुका हुआ है, इसका मतलब आप समझ लो वहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, वहाँ पर जो वो बर्फ़ है वो बर्फ़ गल के लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक, या फिर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप बस इतना ध्यान रखोगे कि भाई जब स्टेट चेंज होती है, जब लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से स्टीम में जाते हो, तो इस टाइम पर जब स्टेट चेंज होती है तो उस टाइम पर जो एक्स्ट्रा हीट हमें देनी पड़ती है वो लेटेंट हीट होती है। उस टाइम पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और सॉलिड से लिक्विड जब हम जाते हैं तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो जाता है, और जब हम लिक्विड से गैस में जाते हैं तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैंने बता दिया कि जब हम किसी ऐसे कई सारे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाता है गर्म करने पर, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विड नहीं आया, सीधा सॉलिड से वेपर में चेंज हो गया। इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछेगा इनमें से कौन सा सब्लिमेशन नहीं होता है किसका, तो जैसे ये फेमस है जिनका होता है, जैसे नेप्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ये नाम भी आप याद रखोगे। इवेपोरेशन मैंने बता दिया। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जैसे लिक्विड जब वेपर में चेंज हो जाता है, जब बिना बॉइलिंग, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव करे, तो ऐसे प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब जैसे क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपने एक गिलास है, गिलास में ठंडा पानी रखा, तो यहाँ पर जो एयर होती है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो यहाँ से टकराते हैं, मतलब इसके पास से निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं, ठंडे हो जाते हैं। और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो यहाँ पर, अब जब अभी हमने क्या पढ़ा कि स्टीम है या गैस है, जब आप उसको ठंडा करोगे कंडेंसेशन से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो गैस जब इसके पास से जाती है तो ये क्या करती है, गर्म थी तो ये ठंडी होकर यहाँ पर जो इसकी वॉल होती है ग्लास की, उस पर चिपक जाती है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का। क्लियर है? ऐसे ही आप गर्मी में जो पॉट होते हैं, ठीक है, मटके जो होते हैं, मटके में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जो पानी होता है ना वो कंटिन्यूसली क्या होता है, इन पोर्स से निकल कर क्या होता है, इवेपोरेट होता है गर्मी में। तो इवेपोरेट होने की वजह से क्या होता है, अब देखो इवेपोरेट होगा कैसे, इवेपोरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये हीट को यूज़ कर रहा है, तब जाकर ये लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। तो जब ये पानी की इस हीट को ले लेगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इसलिए मटके का पानी क्या होता है, ठंडा रहता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इवेपोरेशन के।
फिर इसके बाद आता है दो, मतलब दो और स्टेट्स होते हैं। एक जैसे प्लाज्मा स्टेट होता है, ये जैसे स्टार्स वगैरह में पाया जाता है। दूसरा होता है जिसको बॉस आइंस्टाइन वाला कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे बॉस जो थे और आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलकर, मतलब पहले बॉस ने एक थ्योरी दी थी, फिर आइंस्टाइन ने उस पर डिस्कवरी की थी। तो इन दो को फोर्थ और फिफ्थ स्टेज भी माना जाता है। ठीक, जनरल स्टेज 3 ही हैं। अब इसके बाद सेकंड उसमें आते हैं, जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ते हैं मेटल्स। देखो मेटल्स क्या है, कैसे हम कहते हैं कि कोई मतलब एलिमेंट है वो मेटल है और कोई एलिमेंट है वो नॉन मेटल है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस प्रॉपर्टी के बेस पे उसको मेटल कहा जाता है और उस प्रॉपर्टी के बेस पे उसको नॉन मेटल कहा जाता है। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी होती है वो मेलेबल होते हैं। मेलेबल कहने का मतलब है कि कोई मान लो एल्युमिनियम की ऐसी रॉड है, कुछ है, उसको अगर आप पीटोगे हैमर से तो वो फैलने लगेगी, लेकिन टूटेगी नहीं। तो जब वो फैलने लगेगी तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबल। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्युमिनियम फॉइल, जो हम खाना खाते टाइम, मतलब जो खाना ले जाते हैं टिफ़िन में रैप करके ले जाते हैं, वो बहुत पतली शीट है। और उसको कैसे बनाया गया है, एल्युमिनियम मेटल को इस तरीके से पीट कर, प्रेस करके उसको पतली सी फॉइल में चेंज करके बनाया गया है। फिर मेटल की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, डक्टिलिटी, तन्यता जिसको हम कह रहे हैं। डक्टाइल में क्या होता है कि जैसे मान लो एक रॉड है, इस रॉड को जब खींचा जाता है दोनों तरफ से, तो ये रॉड जो होती है ना वो पतली होती जाएगी, जितना आप खींचोगे उतनी पतली होती जाएगी। तो ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे जो वायर होते हैं वो कैसे बने हैं, इसी तरीके से बने हैं। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखना है कि मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है, पतली पतली लंबी लंबी वायर्स जो होती है इससे बनाई जा सकती हैं। मेटल जो होता है लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, मतलब देखने में चमकदार होता है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तभी आप देखोगे कि जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी ये क्या करते हैं, अपने अंदर से पास होने देते हैं। मेटल जो होता है वो हार्ड होता है, लाइक आप क्या कहते हैं, मोस्ट जो मेटल्स होंगे आप देखोगे कि वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। बट इसका एक एक्सेप्शन है, लाइक जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये जो है सॉफ्ट मेटल है, तो इसका एक्सेप्शन पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसी तरीके से मेटल जो होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल सॉलिड होते हैं, बट मरकरी जो होता है वो सॉलिड नहीं होता है, वो लिक्विड होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये याद रखोगे आप। सेम मेटल जितने होते हैं उनका हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं इसलिए इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो रहता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से भी इनका क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है दूसरे मेटल से। फिर इसके बाद सेम एज नॉन मेटल किसे कहते हैं, मतलब ऐसे जिनमें इस तरीके की, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी अगेंस्ट मेटल की अपोजिट प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनको हम नॉन मेटल कह देते हैं। वो नॉन मेलेबल होगा, मतलब आप अगर उसको पीटोगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब ब्रिटल होता है। नॉन डक्टाइल, तार की तरह खिंचेगा नहीं, और हीट का बैड कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नॉन शाइनी होता है, मतलब चमकते नहीं हैं। बट आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है, बट वो काफ़ी चमकदार होता है, ये आप ध्यान रखोगे। सॉफ्ट होते हैं ज़्यादातर, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है, एक्सेप्शन केस है, जो सॉफ्ट नहीं होता, बहुत हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। और ये क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन कई सारे अलग अलग उसमें रूप में पाया जाता है। तो उसमें जैसे एक हो गया आपका डायमंड, ठीक है, एक हो गया आपका जैसे ग्रेफाइट होता है, एक होता है बकमिनिस्टर फुलेरिन, ठीक है। अब जो नॉन मेटल होते हैं ये तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाला ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जांपल। मेटल का सबका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बस ग्रेफाइट जो होता है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये आप ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद एक और आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है या ग्रुप है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की पाई जाती है, या आप कह सकते हो कि ये कुछ बीच के एलिमेंट होते हैं जिनमें दोनों के पार्ट मिक्स रहते हैं, तो ऐसे को हम कह देते हैं मेटलॉइड। लाइक जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, तो इनमें दोनों की प्रॉपर्टी रहती है, इनको हम मेटलॉइड्स कह देते हैं। फिर इसके बाद आता है मिक्सचर।
देखो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो उनको हम कह देते हैं मिक्सचर। ठीक है, दो प्योर सब्सटेंस, जैसे मान लो कि ये एक अलग है, ये एक अलग है, इसको आपने मिक्स किया तो इस तरीके का कुछ बना, इसको हम कह देंगे क्या, ये है मिक्सचर। सिंपल सा है। जैसे साल्ट सॉल्यूशन हो गया, मतलब पानी है, पानी में आपने साल्ट डाला। मिल्क हो गया, मिल्क में अलग अलग तरीके की कई सारी चीज़ें पाई जाती है, पानी है, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, तो वो भी एक मिक्सचर है। एयर हो गया, एयर भी एक मिक्सचर है। तो ये सारे ही क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, अब मिक्सचर में दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब ऐसे मिक्सचर जिनमें क्या होता है कि आप मतलब देख कर नहीं बता सकते कि कोई पार्टीशन है या कोई विजिबल बाउंड्री है या कोई सेपरेशन है, कुछ भी आप देख कर नहीं बता सकते हो। जो क्या होता है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है एक दूसरे में। जैसे मान लो कि ये देखो शुगर सॉल्यूशन है, तो मैं यहाँ पर देख कर नहीं बता सकता कि यहाँ पर कहीं शुगर है, तो ये कहलाता है क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। साल्ट सॉल्यूशन, नमक पूरा घुल जाता है। हवा है, हवा में आप अलग से देख कर नहीं बता सकते कि ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं उनको हम कह देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसे मिक्सचर जिनमें हम देखकर बता सकते हैं कि भाई इसमें कुछ और अलग है। लाइक जैसे ये पानी है, शुगर है, ये घुला नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी मतलब ये एक प्रॉपर वैसा एग्जांपल नहीं है। या जैसे इसमें शुगर की जगह इसको मान लो कि ये रेत है। ठीक है, तो रेत सैंड हो गया। ठीक है, तो सैंड आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मतलब ये प्रॉपर पानी में मिक्स नहीं होता है सैंड। तो ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं उनको हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। लाइक जैसे मिल्क हो गया, पेंट हो गया, ब्लड हो गया, ये सारे ही क्या हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड की अगर हम बात करें, एक सब्सटेंस विच इज़ ए कम्बिनेशन, जो दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट का कम्बिनेशन होता है। मतलब इसमें देखो क्या होता है, कंपाउंड में जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है, वो फिक्स होता है। जैसे अगर मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड, तो इसमें एक सोडियम है और एक क्लोराइड है, तो ये फिक्स है एलिमेंट, इनका कम्बिनेशन फिक्स है कि इसके अंदर एक सोडियम एक क्लोरीन होगा। तो ऐसे जो होते हैं उनको कंपाउंड कहते हैं। जैसे मान लो H2 हो गया, इसमें मुझे पता है कि भाई दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। क्लियर है? ठीक। तो ये हमने देख लिया क्या, कंपाउंड। अब आगे देखते हैं एलॉयज़। एलॉयज़ देखो क्या होता है कि ये भी क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल्स का। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब वही है कि देखकर आप नहीं बता सकते कि कौन सी क्या चीज़ है। तो जब मेटल का इस तरीके का मिक्सचर होता है, जब आपस में कुछ मेटल्स मिलकर अगर इस तरीके का बनाएं, तो उनको हम क्या कह देते हैं, अलॉयज़ कह देते हैं। जैसे इसके दो तीन एग्जांपल पूछता है, लाइक ब्रास में पूछ देगा कि ब्रास किससे बना है, तो आपको याद रखना है कॉपर से बना है, जिंक, इन दोनों से मिलकर बना है ब्रास। ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना है, कॉपर से, और टीन से मिलकर बना है क्या, ब्रॉन्ज। तो इन दो में कैसे रखोगे, जैसे ब्रॉन्ज में जेड आता है, लेकिन जेड जो है वो ब्रास में आता है, तो अपोजिट है। तो कभी मतलब कई बार ब्रास और ब्रॉन्ज में कन्फ्यूजन हो जाता है, इससे आप याद रख सकते हो। सोल्डर मतलब ये जो वेल्डिंग वगैरह छोटी छोटी चिप में करते हैं, तो उसमें लेड होता है और टीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, टिन। ऐसे ही अमलगम, अमलगम में क्या होता है, मरकरी प्लस में अदर्स कुछ मेटल्स होते हैं, उनको जब मिलाया जाता है तो अमलगम बनता है। ये एलॉयज़ के एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद बेनिफिट क्या होते हैं एलॉयज़ के, जब हम कई सारे मेटल्स को मिक्स करते हैं तो ये जो नॉर्मल मेटल्स होता है उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बहुत हार्ड वर्क, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मटेरियल की ज़रूरत है वहाँ पर काम आता है, और जो नॉर्मल मैटर होते हैं उनसे हार्ड होता है। और इनमें भी क्या होता है कि जैसे इनकी कई सारी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे किसी किसी में लोअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, लाइक मेरे को ऐसा मेटल चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो लेकिन जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो हो, लोअर मेल्टिंग पॉइंट हो। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए एलॉयज़ का हम यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हैं, तो इनको मिलाकर जब कुछ बनाया जाता है तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। लाइक मान लो लिक्विड है, तो ऐसा लिक्विड जो प्रॉपर घुल जाए, जैसे साल्ट सॉल्यूशन, नमक जो होता है वो चीनी में पूरा घुल जाता है, तो इसको भी हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। शुगर सॉल्यूशन हो गया,
चीनी जो है पूरा पानी में घुल जाता है। जो पानी है, पानी में क्या होते हैं कि जैसे पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में बहुत गैप होता है, तो ये जो नमक होता है ये इन वॉइड में जाकर बैठ जाता है, तो जिसकी वजह से एक कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। फिर इसके बाद आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें क्या होते हैं कि कई सारे पार्टिकल्स आपको बीच में तैरते हुए दिखाई देंगे, जैसे ये वाला, इसको हम सस्पेंशन कहते हैं। जैसे रेत हो गया, पानी में है तो आपको रेत दिखाई देगी प्रॉपर, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फेमस एग्जांपल है, ये भी क्या है? सस्पेंशन है। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, मतलब ऐसे भी कुछ होते हैं जो ना तो प्रॉपर सॉल्यूशन होते हैं, मतलब ना तो पूरे घुले हुए होते हैं, ना ही प्रॉपर सस्पेंशन होते हैं, मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत मोटे होते हैं, मतलब ऐसे जो इन दोनों के बीच में आते हैं जिनके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो प्रॉपर दिखेंगे नहीं, बट आप कह सकते हो कि भाई ये एक सॉल्यूशन है, प्रॉपर घुला नहीं है। तो इसलिए कोलोइड, इनको हम कहते हैं कोलोइड्स, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट होती है ये सॉल्यूशन की और सस्पेंशन की। जैसे स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, सॉफ्ट सॉल्यूशन हो गया, मतलब इस तरीके का अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो क्या कहलाता है? कोलोइड कहलाता है। ठीक है, ठीक। अब इसी में हम एक चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब हम, मान लो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये कोलोइड है और ये सस्पेंशन है, तो जब हम क्या करेंगे, बीम पास कराएंगे, एक लाइट, टॉर्च लाइट मारेंगे, तो यहाँ पर कोई भी इस तरीके की लाइन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो जब इसकी लाइट आती है तो ये किसी भी एटम से टकरा कर डिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर कोई सी भी रे आपको विजिबल होती हुई नहीं दिखाई देगी। बट यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इस लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पाथ बनते हुए दिखाई देता है। सेम एज सस्पेंशन में भी। तो इस टिंडल इफ़ेक्ट क्या कह रहा है कि कोलोइडल जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें अगर आप टॉर्च लाइट पास करोगे, इट स्कैटर्स द लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। ये क्या करती है, लाइट को स्कैटर्ड कर देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइट इनमें से टकरा कर क्या होती है, इधर उधर हो जाती है, जिसकी वजह से एक बीम बनती हुई दिखाई देती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टाइप्स इन कॉलोइड्स। अलग अलग कई सारे टाइप होते हैं। जैसे इसके अंदर एक होता है सोल। इसमें देखो सोल क्या है कि जब हम सॉलिड पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, लिक्विड मीडियम में मिलाएंगे, तब जो बनता है उसको हम सोल कहते हैं। लाइक जैसे स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, सोप हो गया, इंक हो गया, ये सॉलिड पार्टिकल हैं। जब आप लिक्विड में डाल देते हो तो इस तरीके का कोलोइड कहलाता है सोल। अब देखो, उसके बाद आता है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल क्या होता है, सेम सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में डाला था, अब सॉलिड सोल है, तो सॉलिड पार्टिकल को अब हम सॉलिड में डालेंगे। क्लियर है? जैसे कलर्ड जेमस्टोन हो गए, आपने पत्थर देखे होंगे अलग अलग कलर के। फिर इसके बाद आता है एरोसोल। एरोसोल क्या होता है, अब ये भी सोल है। अब इसमें क्या होता है, या तो सॉलिड या लिक्विड को हम क्या करेंगे, जब हम गैस में डालेंगे, लाइक जैसे सॉलिड सोल था तो यहाँ पर सॉलिड मीडियम था। ठीक है, अब एरो का मतलब एयर, तो यहाँ पर क्या होगी, गैस मीडियम होगी, और गैस में जब आप सॉलिड या लिक्विड को डालते हो तब जो बनता है उसको हम एरोसोल कहते हैं, जैसे हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट। फिर इसके बाद इमल्सन। इमल्सन मिल्क और बटर में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब लिक्विड को लिक्विड में ही घोला जाए, ढाला जाए, उसको हम कहते हैं इमल्सन। फिर आता है फोम, मतलब जब गैस को लिक्विड में मिक्स किया जाए, लाइक फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, सोप बबल्स हो गए। फिर आता है जेल, जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जाता है, लाइक हेयर जेल हो गया, जिलेटिन हो गया। तो इन ये सारे जो है मेन एग्जांपल है। एक दो और हैं तो वो लीस्ट इम्पोर्टेंट थे, तो इसलिए मैंने नहीं कराया, तो ये पूछ सकता है आपसे। अब इसके बाद आता है चेंजेस। जैसे क्या होता है कि दो तरीके की चेंजेस हम देखते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं फिज़िकल चेंज, एक होता है जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज क्या होता है कि किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर कुछ भी आप कर रहे हो, अगर उसका जो मतलब अपीयरेंस है, मतलब कोई नई चीज़ अगर नहीं बन रही है उससे, तो उसको हम कहते हैं फिज़िकल चेंज। लाइक ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, आपने बल्ब जलाया, जलने के बाद बंद किया तब भी वो बल्ब ही रहता है, फिर आप उसको जलाते हो, फिर बंद करते हो, तब भी वो बल्ब रहता है।
तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, उसको हम कहते हैं फिज़िकल चेंज। अब जैसे फ्रीजिंग, आप जैसे पानी को जमा रहे हो, बॉईल कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, लेकिन है तो वो पानी, है तो वो H2O, तो उसको हम कहते हैं क्या, फिज़िकल चेंज। मतलब आपने फिज़िकली चेंज कर दिया, पानी को बर्फ़ बनाया, बर्फ़ को स्टीम बनाया, लेकिन केमिकली आपने उस H2O में कुछ नहीं किया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर और भी जैसे फिज़िकल चेंज है, आप गला रहे हो, श्रेडिंग कर रहे हो, आपने जैसे एक लकड़ी को काटा, है तो वो लकड़ी कटने के बाद भी, तो इसका मतलब फिज़िकल चेंज है, वो केमिकल चेंज नहीं है। केमिकली उस पर कोई फ़र्क नहीं आया स्ट्रक्चर में। केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जिसमें कुछ नया बने, उसको हम केमिकल चेंज कह देते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आपने जलाया, वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, तो वो चेंज हो गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जब जंग लगता है कुछ नया फॉर्म होता है, नए तरीके का मटेरियल बनता है वो। रेपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट पक जाता है तो उसमें कच्चे लेवल पर जो भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो चेंज होकर अब जब वो पक गया, तो पकने के बाद क्या होता है, वहाँ पर जब आप उसका परसेंटेज देखोगे तो वहाँ पे देखोगे आप नए नए केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है। बेकिंग ऑफ रोटी, अब जैसे आपने क्या करा, आटा गूंदा, आटा गूंद कर रोटी बना दी, ठीक है, तो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखो रोटी से दोबारा आटा नहीं बना सकते, ठीक है, केमिकली ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसलिए इसको केमिकल चेंज कहा जाता है। लेकिन इनमें देखो ये सारे रिवर्सिबल हैं, लाइक पानी को मैंने बर्फ़ में जमाया, बर्फ़ को मैं दोबारा पानी में बना सकता हूँ, लेकिन केमिकल में ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर चेंज हो गया तो वो दोबारा से नहीं जाता है। अब कोई मेरे को ये कह सकता है कि सर जो आयरन होता है उसमें जंग लग जाता है, फिर हम उसको घिस देते हैं, घिस कर दोबारा से आयरन बना देते हैं, लेकिन जब हम घिसते हैं तो जो जंग लगा वाला पार्ट है उसको तो हटा ही देते हैं, तो वो तो नहीं है, वो जो उसके नीचे जो आयरन दबा है वो बाहर आता है उसमें, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होता है कि जब हम चीज़ों को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसको हम सेपरेशन कहते हैं। अब जैसे लिक्विड है, लिक्विड को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक प्रोसेस है कि फिल्ट्रेशन के थ्रू, जैसे कोई मिक्सचर है जिसमें चॉक और पानी का मिक्सचर है, तो इसमें आप क्या करोगे, एक कुप्पी ली आपने, यहाँ पे छेद कर दिया, इसको डाल दिया, तो पानी निकल जाएगा, चॉक रह जाएगी, तो आपने क्या करा, सेपरेशन से इनको अलग कर लिया। एक दूसरा प्रोसेस होता है, जैसे क्रीम है तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने देखा होगा कि जब किसी भी चीज़ को इस तरीके से घुमाया जाता है गोल गोल पर, तो उसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब क्रीम होता है, जब उसको इस तरीके से घुमाया जाता है, तो क्रीम के अंदर क्या होते हैं कि कई सारे अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, पानी हो गया, तो पानी यहाँ रह जाएगा, और जो प्रोटीन हो गया, केसिन प्रोटीन या फैट वगैरह हो गया, वो सारा क्या होगा, यहाँ जाकर जम जाएगा। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे हमें बटर, घी जो भी आपको मिलना है यहाँ से मिल जाता है, और पानी जो होता है उसको हम अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब डेंसिटी के बेस पे जो सबसे भारी होगा वो साइड में जम जाएगा, जो सबसे कम होगा वो अंदर जमा रहेगा। तो इस तरीके से क्रीम का सेपरेशन कर सकते हैं, या जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें भी हम इस तरीके से ही फाइंड आउट करते हैं। फिर इसके बाद एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि लाइक मान लो ये एक इंक है, मैंने एक पेपर पे लगाया, मुझे देखना है कि भाई ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है, इसमें कई सारी चीज़ मिक्स है, तो मैं इसको पानी से भिगाऊंगा। फिर कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा, ये जो पानी है ये ऊपर चढ़ेगा। जब ये पानी ऊपर चढ़ेगा तो अलग अलग कलर की अलग अलग डेंसिटी है, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो बिहेव करता है। तो मान लो एक कलर, एक जो एलिमेंट है वो यहाँ रह जाएगा, अलग तरीके का जो उसके अंदर प्रोडक्ट था वो यहाँ रह गया, कोई कलर या फिर कोई कंपाउंड केमिकल यहाँ रह गया, इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं इसको अलग से निकाल लूँगा कट करके, इसको अलग से कट करके निकाल लूँगा, इसको अलग से कट करके फर्दर आगे क्या कर सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, कोई हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसको जब आप अचानक से बहुत ठंडा कर देते हो तो वो क्या करता है, क्रिस्टल में चेंज हो जाता है, इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं। अब जब वो क्रिस्टल में चेंज हो जाता है तो उसके जो भी अलग अलग अमाउंट होते हैं वो अलग अलग जगह पे बन जाते हैं, तो आप उसको अलग करके निकाल सकते हो। फिर इसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये सॉल्ट वाटर है, आपने इसको गर्म किया तो इसका जो पानी है वो यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पर आप इसको इस यहाँ से ठंडा पानी मारते हो, यहाँ से ठंडा पानी इन कराते हो, तो ये जो वेपर होता है ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद ये ठंडे होने पे ये लिक्विड में चेंज होगा, तो यहाँ तो आपको पानी मिल जाएगा प्योर,
और ये जो सॉल्ट है ये वेपर में चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट बचा रह जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। आपने सॉल्ट को भी अलग कर दिया और पानी को भी अलग कर दिया। फिर इसके बाद आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा लिक्विड है जिसमें अल्कोहल भी हो, जिसमें ईथर भी हो, ठीक है, जिसमें पानी भी हो, 2-3 तरीके के लिक्विड मिक्स हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो लिया हमने अल्कोहल, उसका टेम्परेचर सपोज 60 डिग्री था। फिर हमने ईथर लिया जिसका टेम्परेचर सपोज 60 डिग्री था। और फिर हमने लिया वाटर जिसका टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस था। ये है, इसको हमने गर्म किया। अभी सबसे पहले हम गर्म करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस में। 60 डिग्री वाला जाएगा, गलते 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 जितना भी ईथर होगा 60 डिग्री पर वेपर बन के यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस ईथर को ले लेंगे। फिर जब ले लेंगे तो इसको हटा लेंगे। हमें क्या हो गया, हमने ईथर बाहर निकाल लिया। अब हम दोबारा से सॉल्यूशन को यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, ईथर तो हम पहले ही निकाल चुके, अल्कोहल को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होगा, गर्म होकर यहाँ से जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक अलग जार में अल्कोहल को भी सेपरेट कर लेंगे। अब क्या बच गया, पानी। तो पानी है ही, पानी को या तो आप गर्म करके दोबारा से निकाल लो, या अब जो बचा हुआ है वो पानी ही है, तो पानी इससे भी आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो डिस्टिलेशन का ही एडवांस प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हमें कई सारी लिक्विड को अगर निकालना हो तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। अब चालू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं है, या किसने क्या थ्योरी दी थी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो इसका बहुत तरीके का इसका मतलब हो सकता है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मास है। तो इसमें ये लॉ ये कहता है कि जैसे कोई भी जो चीज़ है ना, वो ना तो बनी है ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम बस क्या कर सकते हैं, मतलब वो रिक्रिएट होती है। लाइक जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसमें ये कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लेकिन इसको हम केमिस्ट्री की टर्म में अगर हम समझे तो देखो होता क्या है, लाइक जैसे यहाँ पर ये CH4 है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो शुरू में होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन करने के बाद जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो ये क्या कहता है, लाइक जैसे अगर आप इसमें कार्बन देखो तो कार्बन का यहाँ पर कितना है, 1 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं। और ऑक्सीजन का यहाँ पर देखोगे तो कितने हैं, 2 × 2 यानी 4 मॉलिक्यूल हैं। तो जब आप इसका प्रोडक्ट देखोगे तो कार्बन का यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर इसका 2, तो कितने हो गए, 2 + 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। और हाइड्रोजन आप देखोगे 2 × 2, हाइड्रोजन भी क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है, 4 है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही होता है कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी केमिकल रिएक्शन में जितना मास ऑफ प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होता है टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो अब कुछ थ्योरीज़ हैं, उन थ्योरीज़ को देखते हैं, आपको बेटर पता चल पाएगा कि क्या हुआ, कैसे, क्या किस चीज़ की खोज हुई। सबसे पहला जो थ्योरी है वो है डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा, एक थ्योरी दी। उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई सा भी मैटर है, कुछ भी है, वो सबसे स्मॉल एक पार्टिकल से बना है जिसको हम एटम्स कहते हैं। जिस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ना ही इसको बनाया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक। ये 2 चीज़ें उन्होंने बताई। तो अब इसके भी क्या है कि जैसे मैं बताया कि कोई थ्योरी देता है तो वो थ्योरी फेल हो जाती है, क्यों, क्योंकि उन थ्योरीज़ में कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। तो ये थ्योरी भी आगे चलकर क्या हो गई, फेल हो गई। क्यों, क्योंकि आगे चलकर देखा गया कि भाई एटम को भी डिवाइड किया जाता है, मतलब एटम जो है उसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं। लाइक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर प्रोटॉन है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है। तो एटम की ये वाली थ्योरी क्या हो जाती है, उनकी गलत हो जाती है फर्स्ट, ठीक है।
फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, जो इसका सेकंड ड्रॉबैक था, ये कहता है कि सम एटम्स कैन हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट एटम्स कैन हैव सेम मासेस। मतलब इसमें भी जो सेकंड उनका ड्रॉबैक था, उनकी जो मेन, ये जैसे मेन दो थ्योरी है, बट इन्होंने बहुत सारी लाइन ऐसे दी थी, जिसमें से एक इन्होंने कहा था कि भाई जैसे एक सिंगल जो एटम है उसका एक सिंगल क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, उनका एक सिंगल नंबर होना चाहिए, इस तरीके से भी कहा था। आगे चलकर हमने देखा कि भाई सेम एटम है, उनके डिफरेंट मासेस हो सकते हैं, जिसको हम आगे चलकर क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। क्लियर है? जैसे क्लोरीन का आइसोटॉप हो गया, क्लोरीन 17 में दो होते हैं, एक 35 होता है और एक क्या होता है, 37 होता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक ठीक। तो आइसोटॉप्स दो होते हैं, तो ये इसी आइसोटॉप्स की बात हो रही है कि क्लोरीन एक में क्या होता है, 35 होता है और एक में क्लोरीन क्या होता है, 37 होता है। तो इस चीज़ को भी क्या था, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो नहीं बता पाई थी कि क्या चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम्स हैं, उनके सेम मासेस हो सकते हैं, जिनको हम आइसोबार्स कहते हैं। आगे चलकर ये भी आप देखोगे कि वो क्या चीज़ है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके चलते डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई आगे चलकर। तो अगर हम जैसे एटम की बात करें, एटम है क्या? एटम देखो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब सिंपल है, ये एक इस तरीके का हमें एक एटम दिखता है। और अगर मैं इसकी मोटा मोटी अगर अभी मैं बता दूं एक शॉर्ट टर्म में, इसका एक सेंटर होता है, इसका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे इसके ऑर्बिट्स रहते हैं, और हर ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इन तीन पार्ट से क्या होता है कि एक एटम बना है। एटम की रेडियस जो है जनरली मेज़र की जाती है नैनोमीटर में। नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹। ये कुछ एटम्स है जिनके मतलब हमने जो उनके साइंटिफिक सिंबल्स हैं वो दे दिए। जैसे हीलियम शुरू के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, N हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया। कई कबार ये पूछ लेता है, जैसे ये वाला पूछ लेगा कि सिल्वर का जो क्या कहते हैं नंबर है या जो सिंबल है वो क्या है। तो सिल्वर का ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही नहीं है, ये क्या है, Ag है। सेम एज गोल्ड, गोल्ड का GO होना चाहिए, लेकिन ये AU है। सेम मरकरी। देखो क्या था कि जैसे ये जो एटम्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एटम्स हैं, लाइक जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, इनका जो नाम है, ये इनके जैसे पुराने जो नेम है जो लैटिन में खोजे गए, ठीक है, उनके नाम पर ये रखे गए हैं। ठीक है, तो उनके बेस पर इनके फर्स्ट जो सिंबल्स हैं वो उनके नाम पर रखे गए हैं। जैसे आप आयरन को देखो, आयरन का क्या है, फेरस है, तो ये लैटिन में क्या कहा जाता है, उस बेसिस पे रखा गया। तो आपको ये सब याद होने चाहिए। कभी कभार पूछ लेता है, कह देगा कि इनमें से कौन सा सिल्वर है, तो AG भी दे देगा और AU भी दे देगा, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं मोलिक्यूल्स। एटम तो आपने देख लिया कि भाई हाइड्रोजन एक एटम है, हीलियम एक एटम है, ये सारे एक एटम है। अब इसके अंदर एक टर्म आती है मोलिक्यूल। मोलिक्यूल क्या होता है कि जब केमिकली दो या दो से ज़्यादा एटम जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज क्या होता है हम पढ़ेंगे। जैसे कोई एटम है, कोई एटम अगर किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है। कोई एटम है अगर किसी से अपना इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर माइनस का चार्ज आ जाता है। तो इस अगर ऐसा एटम जिसने ना तो किसी से लिया है ना किसी को दिया है, या फिर जो ऐसा कंपाउंड जैसे H2O हो गया, ये कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जब हम इस पे देखेंगे तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर इसी चीज़ की बात कर रहा है। जैसे हाइड्रोजन H2 हो गया, ये जो हाइड्रोजन है ये हमें जनरली H2 में दिखाई देता है इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन मिलकर एक दूसरे का जो भी मतलब, इसको देखो कैसे कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि भाई एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है उसको स्टेबल होने के लिए दो, उसके आउटर सेल में या तो 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 32 होना चाहिए, ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो स्टेबल कैसे होगा? या तो उसके पास आउटर में 2 हो जाए। तो आउटर में 2 कैसे हो सकता है? अब इसके पास एक है, इसके पास एक है, अगर ये दोनों आपस में भाई भाई जुड़ जाए
तो इनके पास जुड़ने के बाद 2 हो जाएगा। तो कॉमन अगर देखें तो आउटर में 2 हो गया। या फिर आप देख लो कि एक ऐसे प्लॉट है, एक प्लॉट का आधा हिस्सा है, एक घर का आधा हिस्सा है, तो आधा घर इसके पास है एक बंदे के पास, आधा घर इसके पास है। इसके पास मान लो सीढ़ी है तो इसके पास कोई गैराज है, नीचे का पार्किंग है। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और दोनों ही एक घर का यूज़ करेंगे तो ये कंप्लीट घर बन जाएगा, स्टेबल घर बन जाएगा। कोई भी छत पे जा पाएगा, कोई भी नीचे से बाहर आ पाएगा। तो सेम एज एटम भी करते हैं। तो H2 जो होती है ये क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको शेयर कर लेते हैं और शेयर करके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हम उनको कह देते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। मतलब जब किसी भी बॉन्ड में या किसी भी चीज़ में एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट रहेंगे वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स। सेम एज S8, इसमें 8 सल्फर मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं एक, तो वो भी मॉलिक्यूल कहलाएंगे। अब इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एटोमोसिटी। एटोमोसिटी क्या होता है, जैसे मान लो ओजोन है, ओजोन की एटोमोसिटी 3 होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 3 है, तो 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, 3 ऑक्सीजन, तो इसलिए इसकी एटोमोसिटी क्या है, 3 है। नोबल गैस क्या होता है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता है नोबल गैस का मतलब होता है ये इनरिएक्टिव होते हैं, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये रिएक्ट नहीं करते तो ये क्या होते हैं, सिंगल ही इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। जब ये सिंगल ही इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे तो ये क्या होगी, इनकी एटोमिसिटी एक ही होगी। क्यों? क्योंकि ये अकेले ही स्टेबल है। अब हाइड्रोजन हो गया, ये एनवायरनमेंट में जनरली H2 में पाया जाता है। ये क्लोरीन 2C2L, ये नाइट्रोजन N2, इस तरीके से ये गैसेस पाई जाती हैं। तो इनमें क्या होता है कि 2-2 एटम मिलकर एक एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और ख़ुद को स्टेबल कर लेते हैं। तो इस केस में इनकी एटमिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट आयंस। आयंस क्या होता है, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई एक एटम है, अगर वो, जैसे मान लो ये एक एटम है, ठीक है, अगर वो स्टेबल होने के लिए, जैसे एटम्स में क्या होता है कि उनको अपना जो आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल होता है, उसको क्या करना पड़ता है, खुद को स्टेबल करना पड़ता है आउटर सेल को, ठीक है। जैसे मान लो ये सोडियम है, यहाँ पर सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो क्या होता है कि शुरू में 8 जाता है, दूसरे में शुरू, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस, ठीक है, इसके है ना कई सारे ऑर्बिट होते हैं, इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं। तो सबसे पहले वाले में 2 भर सकते हैं हम, तो हमने 2 भर दिए। 2 भरने के बाद कितने बचे, 2 माइनस करोगे 9 इलेक्ट्रॉन बचे, 9 भर दिए। तो दूसरे वाले में ना 8 हम भर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन के चलते इतना बड़ा सेल ये रख नहीं पाएगा, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और क्या हो जाता है, इसका पूरा एटम स्टेबल हो जाता है। तो जब ये एक एटम किसी को दे देता है तो ये क्या हो जाता है, धनी हो जाता है, तो इस पे प्लस का चार्ज आ जाता है। और सिंपली ये एक इलेक्ट्रॉन, कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसका सेम अगर मैं देखूं उस पे उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, मतलब उसके पास आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाए तो उसका भी घर पूरा हो जाएगा। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको तो हम कह देते हैं कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ऐसे जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं किसी दूसरे से, ऐसे आयंस को हम कह देते हैं क्या, एनायन कह देते हैं। तो ये कैटायन हो जाएगा, ये एनायन हो जाएगा, क्लियर है। जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायन हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। अब इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है सोडियम का कैटायन और ये है क्लोराइड का एनायन। तो यहाँ पर क्या होता है कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, यहाँ से उठकर क्लोरीन के पास चला जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास, क्लोरीन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे वो है 17, 2 इधर हो गए, कितने बचे, 15, 8 भर गए,
कितने बचे, 7। तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, इसको 8 बनाना होता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, तो ये दोनों NaCl क्या हो गए, बन गए, ठीक है, कंबाइंड हो गए। और इस Cl को क्या कहा जाता है, क्लोराइड आयन कहा जाता है, ठीक है। ये सोडियम आयन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स देखो क्या होता है, यही जो अभी हमने क्या देखा, NaCl बन रहा है ना, तो इसमें एक कैटायन था और एक एनायन था। तो इस तरीके के कैटायन और एनायन से मिलकर अगर कोई कंपाउंड बनता है तो उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl हो गया, CaCl2- हो गया। अब ये कैसा होता है, ये जो कैल्शियम है इसका क्या होता है, +2 का चार्ज होता है, और ये जो क्लोरीन होता है 1 का -1 होता है। 2 क्लोरीन होंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये दो और ये दो आपस में जब जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, CaCl2 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि शेयरिंग नहीं हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है मतलब एक जनरल टर्म अगर मैं कहूँ तो ये जैसे Na हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, यही सेम चीज़ इसी में बताई है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है आयनिक कंपाउंड की, देखो जनरल जो होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ये क्रिस्टलाइन सॉल्यूट मतलब सॉलिड होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें नहीं घुलते। ये आयनिक कंपाउंड की खासियत होती है, ये पानी में घुलते हैं, ऑर्गेनिक में नहीं घुलते। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर ये पानी में घुल सकते हैं तो भाई ये आयन है, आयन है तो इन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा पानी में तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कोवेलेंट बॉन्ड देखो कोवेलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन दिया एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस तरीके से चलता था। अब क्या होते हैं कि और भी दूसरे बॉन्ड होते हैं जिसमें क्या होता है ना कि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। लाइक जैसे ये देखो, ये एक मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है। इसके पास देखो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। और ये एक नॉन मेटल दूसरा है, इसके पास भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, क्लियर है। अब पहले वाला केस था, उसमें क्या था कि एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो वो एक इसको दे देता है और ये इससे एक ले लेता है, तो इस तरीके से दोनों बना रहे थे। लेकिन अब देखो क्या है कि दोनों के पास, इसके भी 7 है इसके भी 7 है, तो ये एक तो देगा नहीं, ना ही ये एक इसको देगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेते हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस ऑर्बिट को देखूँ तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, तो ये हो गए 8। 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, ये हो गए 8। तो इसका भी 8 पूरा हो गया और इसका भी 8 पूरा हो गया, तो ये क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके का बॉन्ड जहाँ पर शेयरिंग होती है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब टाइप क्या है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें देखो क्या होता है कि मतलब ऐसे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग रहेगी उसमें क्या होगा, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। मतलब ये एक है, ये एक है, और दोनों ने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, ठीक है, तो वो कहलाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर क्या होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या होता है, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब एक पेयर रहेगा। डबल वाले में क्या हो जाएगा, डबल वाले में 4 रहेंगे, यहाँ पर 2 पेयर हो जाएगा। और ट्रिपल वाले में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये इनका एग्जाम्पल है, O2 हो गया, CO2 हो गया, C2H4 हो गया, क्लियर है, ठीक। तो जैसे अगर इसको देखें ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का क्या है, 16 है, ठीक है। तो 2, 8 और 6, तो 6 हो गया। इसको 8 बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो और ऐसे ही एक और ऑक्सीजन है, उसका भी 2, 8, 6 है, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और यहाँ पर ये वाला भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो टोटल बॉन्ड बनेगा वो 4 इलेक्ट्रॉन का बनेगा, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। सेम एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में भी क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें भी 3-3 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 3-3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
फिर इसके बाद क्या है, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड, अब देखो ये अपोजिट है आयोनिक के। आयोनिक में हमने देखा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई था, इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आयनिक वाला क्या होता है, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, बट ये वाले शेयरिंग बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होते हैं, पानी में ये घुलते नहीं हैं। अब ये आयनिक नहीं है, इनमें आयन प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये था पार्ट 1, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को बहुत कुछ इसमें समझा पाया हूँगा, मेन चीज़ें जो है। अब पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 इससे भी बड़ा लेक्चर होगा, ठीक है। तो उसमें जो भी मेन चीज़ें होंगे सारी बता दूंगा मैं, और ये लगभग मतलब 2.5-3 घंटे का बनेगा, 2.5 घंटे के आसपास का आपका पूरा केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। और लगभग 80%, क्योंकि भाई 100 तो मैं बोल नहीं सकता, 100 कोई भी नहीं कह सकता, लगभग 80% कवर कर लेगा ये इतना सा पार्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, तो भाई शेयर वगैरह भी कर दिया करो, बढ़िया लगता है। वहाँ पर क्वांट है, क्वांट हिमांशु भाई पढ़ा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप उनका भी देखो, मज़ा आएगा आपको।